अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। अभी हम इंतज़ार करेंगे मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स का और कुछ ही देर में अपना सेशन बस स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है मुझे पहले से जानते हों, जबकि बाकी स्टूडेंट्स, यकीनी सी बात है, उनका इंटरेक्शन में भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा हो। तमाम स्टूडेंट्स से पहली तो ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक्स क्लोज ऑफ कर दें और बस मैं ही इस सेशन के अंदर बात करूंगा और आखिर में हम कुछ सेशन देखेंगे। अगर कुछ वक्त बचता है तो हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे स्टूडेंट्स के। इस सेक्शन को मैंने बेसिकली कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हम टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए कम से कम वक्त में अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर सकूं। सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहूँगा इंट्रोडक्शन से, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे पहले से नहीं जानते। मेरा नाम मोहम्मद फारूक आदम अंसारी है और मैं गुज़िश्ता 18 बरसों से कॉमर्स की क्लासेस ले रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन की बात अगर की जाए तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से एमकॉम की डिग्री ली, विच मीन्स आई हैव 2 मास्टर डिग्रीज एंड डबल मास्टर्स। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान से आईसीएमए की जो सर्टिफिकेशन है वो भी मेरी कंटिन्यू है, जिसमें आईसीएमए इंटर तक मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से कि 2006 से मैं कराची के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट कॉलेज में और शुरू में होम ट्यूशंस भी मैंने दिए हैं। तो कॉमर्स के सब्जेक्ट से मेरा ताल्लुक जो है वो 2006 से है, जो कि तकरीबन 18 साल बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस क्या है और ऑनलाइन क्लासेस आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। हर चीज डिजिटलाइज होती जा रही है। हर चीज के अंदर मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है। तो क्यों ना हमारे पढ़ने का जो तरीक़ाकार है उसमें भी थोड़ी सी एडवांसमेंट आनी चाहिए, बल्कि थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हमें जद्दत लानी चाहिए अपने उस तालीम के मयार में और तालीम के तरीक़ाकार में। ऑनलाइन क्लासेस उस मॉडर्नाइजेशन का ही एक हिस्सा है। मैं यहाँ पर फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस के कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये कॉस्ट एफिशिएंट है। जब आप फिजिकल क्लास लेते हैं तो फिजिकल क्लास के अंदर ना सिर्फ आप मंथली फी पे करते हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि आपका कन्वेंस है, स्पेशली वो फीमेल स्टूडेंट्स जो डिपेंडेंट हैं अपने फैमिली के ऊपर। तो या तो घर में से किसी एक की जिम्मेदारी लगी होती है पिक एंड ड्रॉप की, या फिर उनको थाउजेंड्स ऑफ रुपीस पे करके एक रिक्शा हायर करना होता है ताकि वो घर से सेंटर और सेंटर से वापस घर आ सकें। ऑनलाइन क्लासेस का पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको उस ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडिचर को बेयर नहीं करना पड़ता। नंबर टू, इजी एक्सेस। बहुत आसान एक्सेस है अपनी क्लास का। बजाय ये कि कई किलोमीटर दूर का सफर तय करके आप फिजिकल क्लास लेने किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, वाई नॉट कि आप घर बैठे बैठे अपने घर से ही एक्सेस करें अपनी क्लास को, एक फ्लेक्सिबल और एक इजी इन्वायरमेंट के अंदर। नंबर थर्ड, रिकॉर्डेड लेक्चर, जो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस का। अगर किसी भी स्टूडेंट की किसी वजह से कोई क्लास वो ज्वाइन नहीं कर सका, वो क्लास किसी दिन अटेंड नहीं कर सका, ऑफिस से लेट आना हुआ, लेट सिटिंग की वजह से ऑफिस सेंटर टाइमली नहीं पहुंच सका, या किसी दिन कहीं जाना है, तबीयत ठीक नहीं है, या और दीगर परेशानियां होती हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो डेली की क्लासेस हैं, डेली के लेक्चर्स हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको स्टूडेंट पोर्टफोलियो में अवेलेबल होते हैं, जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जब चाहे, जितनी बार चाहे, जिस टाइम चाहे, आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इनफैक्ट फिजिकल क्लासेस के अंदर भी कई बार स्टूडेंट हमें कहता है कि सर फला क्लास में आपने जो कॉन्सेप्ट दिया था भूल गए, सर दोबारा दोहरा दें।
ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा है कि आपको जिस कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है, आप उस कॉन्सेप्ट को बार बार वीडियोस देखकर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड डिस्ट्रैक्शन। जब आप फिजिकल क्लासेस लेते हैं तो फिजिकल क्लास में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि चूंकि क्लास में और भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप ना भी चाहें फिर भी आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होती है। जबकि ऑनलाइन क्लास के अंदर अगर आप एक जगह अपनी स्टडी का बना डिसाइड कर लेते हैं और वहां पर बैठकर आप फोकस्ड करके टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी है, इसी तरह इंस्टेंट मटेरियल एक्सेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ आपको बहुत सारे नोट्स और हैंडआउट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो इजीली सॉफ्ट फॉर्मेट में आप हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में आप रख सकते हैं। अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एंड लास्ट वन, इनहेंस योर टेक्निकल स्किल्स। आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है जब आप जदीद तरीके से अपना कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कोई जॉब हो या अपनी क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद मैं शुरू करना चाहूंगा बाजाब्ता एक टॉपिक, ताकि आप ये जज कर सकें कि आया ये ऑनलाइन सेशन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आया इस ऑनलाइन क्लास में जबकि टीचर आपके सामने नहीं है और आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कोई क्लास ले रहे हैं, तो किस हद तक आपके लिए वो टॉपिक फिजिबल है, किस हद तक आप वो चीज समझ सकते हैं। मैंने इंतखाब किया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक का। अगर आप देखें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने क्यों सेलेक्ट किया, उसकी पहली रीजन तो ये है कि देखें, मैंने ये एक कॉमन क्लास रखी थी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पार्ट वन और पार्ट टू तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इस कॉमन सेशन के अंदर मैंने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम किया कि आप आएं, एक टॉपिक को समझें और डिसाइड करें कि आया ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर और बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि उसके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन अगर हमारे सेशन के अंदर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट या बीकॉम पार्ट टू का स्टूडेंट है, तो वो इन टॉपिक्स को ऑलरेडी पिछले साल पढ़ चुका है। पढ़े हुए टॉपिक को जब वो वापस से पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा जज कर पाएगा, डिसाइड कर पाएगा कि भाई लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तब कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, तब कितनी डिटेल डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर, और अब जब हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो यहाँ पर किस तरीके से समझाया गया है। तो वो एक अच्छी जजमेंट पास कर सकता है, वो एक अच्छी जजमेंट दे सकता है कि जनाब हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन सेशन हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मैंने इंतखाब किया। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नाम से जाहिर है कि एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी रिपोर्ट है ये जिसके अंदर आप एक रिकंसाइल कर रहे होते हैं कुछ चीजों को। देखिए, रिकंसाइल का मतलब होता है मवाजना करना, कंपेयर करना। ठीक है, दो रिपोर्ट्स जिसके अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए गए हैं, उन दोनों की जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें रेक्टिफाई करना, उन्हें एडजस्ट करना। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो बिजनेस का कैश है वो दो सूरतों में होता है। नंबर वन, कैश ऑन हैंड, एंड नंबर टू, कैश एट बैंक। जो पैसा कैश ऑन हैंड है, जो कि यकीनी सी बात है बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, कैशियर के पास होता है, उसके वॉल्ट के अंदर, उसकी तिजोरी के अंदर होता है और उसका हिसाब वो अपने पास रखता है। लेकिन जो मेजर कैश फॉर्म में एसेट्स है वो आपका बिजनेस का जो है वो बैंक के अंदर होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक रिकॉर्ड कंपनी अपने पास मेंटेन करती है, दूसरा रिकॉर्ड बैंक अपने पास मेंटेन करता है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखी। लेट सपोज सबसे पहले बिगिनिंग बैलेंस 50,000 रुपीज था। उसके बाद 5 सितंबर को आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक के अंदर, तो कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में 10,000 प्लस कर लिया और देखें 60,000 का अमाउंट आ गया। अभी फिलहाल बैंक को आप इग्नोर, बल्कि बैंक को भी हम साथ साथ लेकर चलते हैं। देखिए होता क्या है, 10,000 आपने 5 सितंबर को कंपनी ने जमा करवाया अपने बैंक में, और अपने रिकॉर्ड में, ये कंपनी का रिकॉर्ड है बेसिकली, कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में 10,000 प्लस कर लिए। इस तरह 60,000 का बैलेंस हमें अब नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक अपने स्टेटमेंट में भी ऑब्वियसली इसको प्लस कर लेगा।
मान लें कि 10th ऑफ सितंबर को आपने 7,000 विड्रॉ किए अपने अकाउंट से, तो यकीनन बैंक भी क्या करेगा, इसे माइनस कर देगा। 5th सितंबर को 15,000 आपने डिपॉजिट किए, आप भी अपने पास प्लस कर लेंगे, बैंक भी अपने पास प्लस कर लेगा। एंड 17th ऑफ सितंबर को आपने 12,000 विदड्रॉ किए, बैंक भी इसे अपने रिकॉर्ड में से माइनस कर देगा। इस तरह अगर आप देखें तो ये बैलेंस रिकंसाइल्ड है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक भी हमारे बैंक में 56,000 है, जबकि बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक भी हमारे 56,000 बैंक में मौजूद है। बट प्रॉब्लम ये आती है, कई बार हमसे कुछ एंट्रीज मिस हो जाती हैं और बाज मर्तबा बैंक कुछ रिकॉर्ड करना भूल जाता है या किसी वजह से कुछ गलत रिकॉर्ड, मान लें कि जनाब आपने 7,000 विड्रॉ किया था, उसने जनाब कर दिया 8,000। अब इस किस्म के जो एरर्स आते हैं, इस किस्म की जो गलतियां होती हैं, इसकी वजह से अगर आप देखें तो अब ये दोनों बैलेंस एडजस्ट नहीं हो, बैलेंस जो है वो एडजस्टेड नहीं है, इक्वल नहीं है। असल में हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ एरर्स हमसे हुए, कुछ गलतियां बैंक से हुई, जिसकी वजह से ये जो बैलेंस एक जैसा होना चाहिए था हमारे रिकॉर्ड और बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक, वो अब एक जैसा नहीं रहा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको कंपनी के कैश बुक की कुछ ट्रांजेक्शन्स बताई जाती हैं, इसी तरह बैंक स्टेटमेंट की कुछ ट्रांजेक्शन्स बताई जाती हैं, और आपने करना क्या होता है, आपने कंपनी और बैंक का जो रिकॉर्ड है, इन दोनों रिकॉर्ड्स को टैली करना होता है। इसके अंदर जो भी गलतियां होती हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, वो आप फाइंड आउट करके उनको रेक्टिफाई करते हैं। इस तरह से आपके पास फाइनली एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट से इस क्वेश्चन के अंदर एक कंपनी का रिकॉर्ड वो आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बिगिनिंग बैलेंसेस बता रहे हैं। कैश बुक बैलेंस डेबिट है December 31st 2005 को 5,650 का। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ था, तो मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूं ताकि नए सिरे से आपको सॉल्व करके समझाऊं। अब कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, इसे भी जरा समझ लें। देखिए, जब कभी भी कंपनी अपना पैसा बैंक में जमा करवाती है, तो बेसिकली होता क्या है, कंपनी इसको किस तरह से ट्रीट करती है, कंपनी इसे अपने रिकॉर्ड के अंदर किस जगह पर एंटर करती है। सेकेंड ईयर पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को अंदाजा होगा कि हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डेबिट साइड और दूसरे को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। तो हम देखते हैं जरा कि कंपनी कब और किस तरह किस चीज को जो है वो रिकॉर्ड करती है। एक हो गया कंपनी का रिकॉर्ड और एक हो गया लेट से बैंक का रिकॉर्ड। याद रखें, बिगिनिंग बैलेंस जो भी हो, हमेशा कंपनी उसे डेबिट साइड पर, जबकि बैंक उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। मान लें कि कंपनी ने सबसे पहले डिपॉजिट करवाया अमाउंट 50,000 का, तो कंपनी इसे अपने पास डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि कंपनी के लिए कैश एसेट्स है, बैंक में रखा हुआ पैसा भी उनके लिए एसेट्स है। जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कंपनी कहेगी हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, तो कंपनी उसे क्या करेगी, डेबिट साइड पर। जबकि जब कभी भी विथड्रॉ होगा, तो कंपनी उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पर करेगी। ठीक है, अगर आप जमा करवा रहे हैं अमाउंट, तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, ये डेबिट। जबकि अगर आप विड्रॉ करवा रहे हैं, तो फिर आप इसे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अब अगर मैं इसका फाइनल बैलेंस मालूम करना चाहूं, तो देखें 50,000 आपने जमा करवाया था, 40,000 आपने विड्रॉ किया। अगर दोनों का डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस किस साइड पर ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड पर। तो हम कह सकते हैं कि 10,000 का ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है,
ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा हो कि आपने 50,000 डिपॉजिट करवाया लेकिन 60,000 विड्रॉ कर लिया, तो अब अगर आप देखें तो माइनस बैलेंस आ रहा है। माइनस बैलेंस का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप देखें तो जनाब अमाउंट क्रेडिट साइड पर ज्यादा आ रहा है। बात समझ आ रही? मतलब जमा करवाया 50,000 और आपने विड्रॉ करवा लिया 60,000, 10,000 आपने एक्सेस विड्रॉ करवा लिया। और अगर आप देखें तो बड़ी अमाउंट किस जगह पर है? बड़ी अमाउंट आपके पास क्रेडिट साइड पर है, तो हम इसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक डेबिट बैलेंस बताया जाए तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव। और अगर कंपनी की तरफ से कंपनी का रिकॉर्ड क्रेडिट बैलेंस बताया जाए बैंक का, तो इसका मतलब होगा नेगेटिव बैलेंस। जबकि अगर मैं बैंक के हवाले से देखूं तो देखें बैंक क्या करता है, जब कभी भी बैंक के पास डिपॉजिट आएगा पब्लिक का तो उसे अपने पास वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा। और जब कभी भी कस्टमर विड्रॉ करेगा तो हमेशा उसको वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। इसकी लॉजिक भी सुन लें। देखें कैश हमारे लिए तो एसेट्स है लेकिन बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास ये कस्टमर का उधार है, कर्ज है, और जब भी कस्टमर मांगेगा बैंक को वापस करना होगा। इसलिए बैंक इसे अपनी लाइबिलिटी कंसीडर करता है। और ये बात कॉमर्स के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं, वो स्टूडेंट जो पहले क्लासेस लेते रहे, कि हमेशा याद रखें कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कहां लिखी जाती है? क्रेडिट साइड पर। जबकि लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अब देखें हो क्या रहा है एक्चुअली। हो ये रहा है कि जब कभी भी बैंक के पास कस्टमर का पैसा आएगा, मतलब वो अमाउंट बढ़ेगा, बैंक उसे क्रेडिट साइड पर लिखेगा, लेकिन जब कभी भी वो कस्टमर अपना पैसा विड्रॉ करके लेकर जाएगा बैंक उसे डेबिट साइड पर लिखेगा। अब यहां पर अगर आप दोनों का डिफरेंस देखें तो किस साइड पर आ रहा है? यहां पर अगर आप सम अप कर रहे हैं इसको तो डेबिट साइड पर 40 और क्रेडिट साइड पर 50। एक्सेस अमाउंट किस जगह पर है? इजाफी अमाउंट कहां पर है? क्रेडिट साइड पर। लिहाजा 10,000 का आपके पास क्रेडिट बैलेंस नजर आएगा। किस सूरत में? जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। जबकि अगर मैं इसके बरक्स ये एग्जांपल दूं कि जनाब कस्टमर ने जमा तो 50,000 करवाया लेकिन विड्रॉ करवा लिया कितना? 60,000 एक्सेस। तो अब अगर आप देखें तो हो क्या रहा है? अब एक्सेस वैल्यू किस जगह पर आ रही है? इजाफी रकम कहां पर आ रही है? डेबिट साइड पर। ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। हमेशा याद रखें कि अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बताए तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव, जबकि कैश बुक के मामले में क्या है? डेबिट बैलेंस को आप पॉजिटिव मानेंगे। मैंने आपको एग्जांपल से समझाई ये बात। जबकि अगर बैंक कभी डेबिट बैलेंस कहता है तो इसका मतलब होगा नेगेटिव बैलेंस। अब इसी चीज को मैंने समझाने के लिए यहां पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है कि हमेशा याद रखें कि कंपनी अगर डेबिट बैलेंस बोले मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस बोले मतलब नेगेटिव। अब अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो इन्होंने एग्जाम्पल में कहा है कि कैश बुक का ये जो कंपनी का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक डेबिट बैलेंस है 5,650 का। लिहाजा कंपनी के डेबिट बैलेंस होने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ये हम दो कॉलम बनाते हैं, एक कैश बुक का कॉलम बनाते हैं, एक बैंक स्टेटमेंट का कॉलम बनाते हैं, और इन दोनों के अंदर दोनों के बिगिनिंग बैलेंसेस रखकर उन एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं जो दोनों के डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने जनाब बिगिनिंग बैलेंस लिख दिया 5,650 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था
कैश बुक का डेबिट बैलेंस 5650, जबकि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट भी डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। और यहां देखें, मैंने आपको समझाया कि बैंक कभी भी डेबिट बैलेंस बोले तो इसका मतलब होगा नेगेटिव वैल्यू। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हमारे 5650 रुपए बैंक में मौजूद हैं, जबकि बैंक कह रहा है कि नहीं जनाब, आपके तो 8780 रुपए बेसिकली आपने हमसे ज्यादा लिए हुए हैं, आपका ओवरड्राफ्ट है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 8780, -8780 बैंक के मुताबिक। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। हमारा क्लेम ये है कंपनी का कि 5650 हमारी अमाउंट बैंक के पास मौजूद है, जबकि बैंक कह रहा है कि नहीं जनाब, 8780 रुपीज आपने हमसे एक्सेस विदड्रॉ किया हुआ है, आपका नेगेटिव बैलेंस है। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। नंबर वन, मार्कअप चार्ज बाय बैंक ₹500 was not recorded in cash book। कहते हैं बैंक ने हमसे मार्कअप चार्ज किया। मार्कअप क्या होता है बेटा? मार्कअप कहते हैं इंटरेस्ट को। किसी भी वजह से बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। हमें चाहिए था कि हम अपने पास उसको माइनस करते, लेकिन हुआ क्या, लिखा हुआ है वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में आपने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये गलती हुई ना हमसे। तो हम क्या करेंगे, अपने पास से वो 500 अब माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें फोर्थ नंबर पर, कहते हैं सर्विस चार्जेस डिवाइड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमसे सर्विस चार्जेस भी डिटेक्ट किए। बैंक हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमारी कैश कलेक्ट करता है और मुख्तलिफ तरह के काम करता है जिस पर वो सर्विस चार्जेस हमसे लेता है। तो 150 रुपीज का सर्विस चार्जेस बैंक ने हमसे लिया, तो वो हम अपने रिकॉर्ड में नहीं लिख सके, अब हम उसे अपने पास माइनस कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं अ चेक फॉर ₹9500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज रॉन्गली एंटर्ड इनटू बैंक स्टेटमेंट ₹5900। हमने 9500 का चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, और यकीनी सी बात है हमने अपने रिकॉर्ड में 9500 ऐड कर लिए होंगे, लेकिन बैंक ने उसे गलती से क्या किया, सिर्फ 5900 रिकॉर्ड किया। अब आप देखिए 9500 बैंक को ऐड करना चाहिए था, बैंक ने 5900 ऐड किया। गलती की ना बैंक ने, और बैंक ने ज्यादा रिकॉर्ड करने की बजाय कम रिकॉर्ड किया हमारे अमाउंट को 3600 से। तो गलती दुरुस्त करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 3600 को ऐड कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि गलती बैंक से हुई है। ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी हो सकता था कि हम चेक देते 5900 का और बैंक 9500 ऐड कर देता। तो फिर देखें गलती दुरुस्त करने के लिए हमें क्या करना होता, बैंक को 5900 ऐड करना था, गलती से बैंक ने ज्यादा ऐड कर दिया, तो 3600 हम यहाँ पर माइनस कर देते, लेकिन अभी चूंकि बैंक ने कम रिकॉर्ड किया था इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। साथ साथ हम पर्टिकुलर में मेंशन भी करते जा रहे हैं, ये मार्कअप एक्सपेंस था, ये सर्विस चार्जेस हैं, ये बैंक डिपॉजिट है, और एरर इन रिकॉर्डिंग हमने मेंशन कर दी कि गलती हुई है जनाब बैंक से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, चेक आउटस्टैंडिंग ₹5820। मैंने एक चेक अपने किसी क्लाइंट को इशू किया और 5820 का, और अपने पास से माइनस कर दिया कि जनाब बैंक से पैसे चले गए, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो क्लाइंट अभी चेक लेकर बैंक पहुंचा ही नहीं है, लिहाजा बैंक ने अपने पास से माइनस नहीं किया। ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी भी इसकी पेमेंट नहीं हुई हुई है। क्या ख्याल है, कस्टमर ये पैसे छोड़ेगा तो नहीं? आज कल परसों, हफ्ते भर में, महीने भर में, बहरहाल कभी ना कभी वो कस्टमर ये पैसे विड्रॉ कर लेगा हमारे अकाउंट से। हम इस चीज को समझते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो भाई ये अकाउंट पेबल था हमारा, जिसके अगेंस्ट हमने एक चेक इशू किया, वो और बात है कि ये अब तक आउटस्टैंडिंग है, बैंक पहुंचा नहीं। हमने अपना रिकॉर्ड ठीक रखा हुआ है, असल में बैंक ने इसे माइनस सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि बैंक में अभी तक ये चेक पहुंचा नहीं है, लिहाजा आप क्या करेंगे, इसे बैंक स्टेटमेंट में से माइनस कर देंगे। अभी नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, चंद दिनों में वो पहुंच जाएगा और अमाउंट विड्रॉ कर लेगा। नेक्स्ट, हमें तो बेसिकली डिफरेंसेस देखने हैं ना कि गलती किस जगह से हो रही है, ताकि एडजस्टेड बैलेंस आए। शुरू में आप देखें दोनों का बैलेंस डिफरेंट आ रहा था,
तो हमें इस एडजस्टमेंट को इसी तरह से करना है जो कि नियरेस्ट फ्यूचर में जो चीज होने वाली है उसको भी अकाउंट फॉर करना है, उसको भी इसके अंदर हमने कंसीडर करना है। नेक्स्ट 7th पॉइंट में देखें, कहते हैं डिपॉजिट ऑफ ₹16,000 ऑन December 31st नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। अब मंथ की लास्ट डेट देखें, हम कब के लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं दिसंबर के लिए, ये दिसंबर का ही महीना है। अगर आप देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन किसी एक कंपनी के हवाले से दी गई है दिसंबर 2005 की। अब दिसंबर के मंथ की हम स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं और 31 दिसंबर को हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया है। याद रखें जब आप अपने बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको क्लियर होने, उस अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए कम से कम 3 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो चूंकि ये लेट डिपॉजिट था इसलिए बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुआ। बहरहाल 1 से 2 दिन में जब ये चेक क्लियर हो जाएगा तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, तब तो बैंक ने ऐड करना ही करना है। लिहाजा आप अभी अपने इस स्टेटमेंट के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर इसको प्लस कर लेंगे, इसे ऐड कर लेंगे और मेंशन कर देंगे कि जनाब ये हमारा बैंक डिपॉजिट है, हमने पैसे जमा करवाए हैं। हाँ, चूंकि लेट डिपॉजिट करवाया है इसलिए ये फिगर आपके पास नहीं है, फिलहाल हम इसको ऐड कर रहे हैं, आप इसको ऐड कंसीडर करें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट शोड अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 1500 बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारे एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में 1500 रुपए जमा करवा दिए जिसकी खबर हमारे अकाउंटेंट को हुई नहीं। तो अब ये क्या है, बेसिकली डायरेक्ट डिपॉजिट है। और उसने क्यों डिपॉजिट करवाया होगा, क्योंकि हमारा यकीनी सी बात है अकाउंट रिसीवेबल होगा, हमें उनसे पैसे लेने होंगे और ब्रैकेट में मेंशन कर दें कि जनाब ये डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है, हमें पता ही नहीं लगा। अब जब पता लग रहा है तो हम अपने पास क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 कहते हैं accompanying the bank statement was a customer's check for ₹1200 returned unpaid by the bank। बैंक ने हमें एक चेक वापस किया है हमारे कस्टमर का जिसकी अमाउंट है 1200 रुपए और कहते हैं ये अनपेड चेक है। अनपेड चेक का मतलब ये हुआ कि हमें किसी कस्टमर ने 1200 रुपए का चेक दिया, ये हमारा होगा अकाउंट रिसीवेबल। जब ही उसने हमें दिया हमने खुशी खुशी से बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि जनाब उसके अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं है और बिना पेमेंट के वो चेक एज इट इज रिटर्न हो गया। इसको हम कहते हैं एनएसएफ। एनएसएफ मतलब नॉन सफिशिएंट फंड। तो एनएसएफ मार्क करके बैंक ने हमें वापस कर दिया। क्या ख्याल है, अब हम बैंक से थोड़ी झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं पता ऐड करो। बैंक कहता है जनाब उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, ये चेक क्लियर नहीं हुआ, आप ये चेक अपने पास रखें। हम बाद में अपने कस्टमर से लाजमी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस गलती को दुरुस्त करने का तरीका ये होगा कि हम अपने पास से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू 1200 की चेक डिपॉजिट करवाते ही हमने अपने पास ऐड की थी, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि जनाब ये पैसे तो हमारे अकाउंट में अब तक आए ही नहीं है। लास्ट एडजस्टमेंट देखें, अ चेक फॉर ₹800 इशू इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल वाज अर्नेस्टली एंटर्ड इन कैश बुक बाय ₹500। हमने एक चेक इशू किया 800 का, तो हमें अपने पास से 800 ही माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने गलती से सिर्फ 500 रुपए माइनस किया। कम माइनस किया ना, और भी माइनस करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस अमाउंट को मजीद अपने पास से माइनस कर देंगे ताकि गलती दुरुस्त हो जाए। अब अगर आप देखें तो ये दोनों बैलेंस हो गए हैं, एडजस्टेड बैलेंस आ गया हमारे पास। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक सिंपल सा टॉपिक था जो आज की क्लास में मैंने डिसाइड किया आपको पढ़ाने का। अब फाइनली मैं क्लोजिंग की तरफ जाता हूँ। इस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैंने आपको कहा था लर्न एंड अर्न। अगर आपको मेरी एक पोस्ट मिली हो, इसके अंदर मैंने कहा था लर्न एंड अर्न। लर्न एंड अर्न का मतलब क्या हुआ बेटा, लर्न एंड अर्न का मतलब है कि आप हमारी इस कोचिंग सेंटर में लर्निंग भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और साथ साथ आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से है मैं उसकी बात करता हूं। पहले फीस की बात कर लें। आईकॉम की फीस, रेगुलर फीस 2500 है, लेकिन अगर रिसेंट इसी हफ्ते में कोई रजिस्टर हमें करवाता है
तो उसके लिए ऑफर होगी 2000 थ्रू आउट दी सेशन। तो पर मंथ उसको 500 का एक बेनिफिट ये मिलेगा। जबकि अगर मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स की बात करूं, बीकॉम के लिए ये अमाउंट 3500 फीस है। लेकिन अगर अभी कोई स्टूडेंट इसी हफ्ते में हमारे पास रजिस्टर करवाता है तो उसको ऑफर होगी 3000 की, मतलब 500 का उसको भी कंसेशन। एक तो डिफरेंस ये आ गया। अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसी है इसको समझ लें बेटा। आप में से जो स्टूडेंट अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर करेगा तो उसे पर स्टूडेंट 500 रुपीज का रेफरल बोनस मिलेगा एवरी मंथ। मतलब आप में से कोई स्टूडेंट अगर किसी एक शख्स को रेफर करता है तो 500 के हिसाब से उसको हर महीने 500 का रेफरल बोनस मिलेगा एवरी मंथ। 10 मंथ का सेशन हो, 8 मंथ का सेशन हो, थ्रू आउट दी सेशन उसको एवरी मंथ ये 500 का रेफरल बोनस मिलेगा। और अगर लेट से आपने 10 स्टूडेंट्स रेफर किए तो ये अमाउंट 5000 हो जाएगी। और अगर किसी ने 20 स्टूडेंट्स रेफर किए तो ये अमाउंट 10,000 हो जाएगी। पर मंथ आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस मकसद के लिए आप ब्रॉड विजन कोचिंग सेंटर के जो ग्रुप है उसके अंदर आप अपनी मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, अपना कंफर्म एडमिशन करवा के। और मैं उसमें अकाउंट डिटेल भी सेंड करूंगा जिसके अंदर 500 रुपीज एडमिशन फी है जो आप सबमिट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम बाकायदा इस क्लास का आगाज करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी टाइम थोड़ा क्लोज रह गया, क्वेश्चन आंसर हम इसके अंदर ले नहीं सकते क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास ये सेशन था जो हमने किया है। तो लिहाजा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह होपफुली आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।